Hello and welcome back to my class, dear students. This is your mentor and friend Jyoti Tiwari. तो बच्चों, जैसा कि आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपके इंग्लिश के पेपर की तैयारी के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th इंग्लिश की जितनी पोएम्स हैं अर्थात 10 पोएम के सेंट्रल आइडियाज़ एक ही वीडियो में, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से एक ही बार में सारे सेंट्रल आइडियाज़ तैयार कर सकें, क्योंकि इसकी भाषा बहुत ही आसान और हमने बहुत ही इजी वे में सेंट्रल आइडिया समझाने की कोशिश की है। तो बस आप वीडियो को स्टार्ट कर लीजिए और अंत तक देखिए और अगले 15 मिनट में आपके सारे सेंट्रल आइडियाज़ तैयार हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। लेट्स मूव ऑन। क्लास 10th बुक फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, और यदि इसका सेंट्रल आइडिया थीम या मैसेज लिखने को आता है तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। आप सेंट्रल आइडिया को कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्थात यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित बहुत ही सुंदर कविता है। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग यदि आपको भूल जाए तो आप नाइस भी लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे In this poem, the poet tells us that small things have a large significance in changing one's attitude. ये इसका थीम भी है और सेंट्रल आइडिया भी है कि इस कविता में कवि हमें बताते हैं कि किसी के नज़रिए को बदलने में छोटी छोटी चीज़ें बड़ा महत्व रखती हैं। As in this poem, the small particles of snow changed the mood of the poet and saved his precious time from being wasted. जैसे कि इस कविता में बर्फ के छोटे छोटे कणों ने कवि का मूड बदल दिया और उसका कीमती समय बर्बाद होने से बचा लिया। तो बच्चों, यह था फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। अब हम देखते हैं सेकेंड पोयम फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया। फायर एंड आइस भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, तो आप इसकी शुरुआत भी ऐसे करेंगे। दिस इज अ वेरी नाइस पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्थात यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छी कविता है। अब इसकी जो मेन थीम है या कहें कि सेंट्रल आइडिया है वह इस प्रकार है। In this poem, the poet says that human emotions like desire and hatred should be controlled, otherwise they can destroy a person morally, mentally and physically. अर्थात इस कविता में कवि कहते हैं कि इच्छा और घृणा जैसी मानवीय भावनाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए, अन्यथा वे व्यक्ति को नैतिक, मानसिक और शारीरिक रूप से नष्ट कर सकते हैं। As in this poem, fire and ice both can bring the probable end of the world. जैसा कि इस कविता में फायर अर्थात आग और आइस अर्थात बर्फ दोनों ही पूरे विश्व का संभावित अंत कर सकते हैं। क्लास 10th इंग्लिश की थर्ड पोएम है A Tiger in the Zoo, written by लेज़ली नॉरिस। मैं यहाँ पर पोएट के नाम रिपीट भी कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। थर्ड पोएम है A Tiger in the Zoo, और चलिए देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। A Tiger in the Zoo is a very beautiful poem composed by लेज़ली नॉरिस। आप इस लाइन को हर पोएम के सेंट्रल आइडिया में यूज कर सकते हैं, बस पोएम और पोएट के नाम को चेंज करके। अ टाइगर इन द जू लेज़ली नॉरिस के द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता है। इन दिस पोएम द पोएट शोज द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट दैट इज फॉरेस्ट। इस कविता में कवि चिड़ियाघर में बाघ और उसके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में बाघ के बीच के अंतर को दर्शाता है। दिस पोएम गिव्स अस एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट
वाइल्ड एनिमल्स शुड बी केप्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यह कविता हमें महत्वपूर्ण संदेश देती है कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास अर्थात जंगल में ही रहने देना चाहिए। तो यदि मैसेज आता है तो आप पहले इस लाइन को लिखेंगे और सेंट्रल आइडिया आता है तो जैसे सेंट्रल आइडिया लिखा है इस प्रकार से आप लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। We'll start the central idea like this. How to Tell Wild Animals is a very beautiful poem composed by Carolyn Wells। अर्थात How to Tell Wild Animals कैरोलिन वेल्स द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता है। In this poem, the poet has described the methods or ways of identifying wild animals in a funny way। इस कविता में कवि ने जंगली जानवरों की पहचान करने के तरीकों का मजाकिया अंदाज में वर्णन किया है। बट दीज मेथड्स कैन बी डेंजरस टू अडॉप्ट। लेकिन ये तरीके अपनाने में खतरनाक हो सकते हैं। तो बच्चों यदि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का सेंट्रल आइडिया आता है तो आप इसे लिखिए। अब हम देखते हैं द बॉल पोएम का सेंट्रल आइडिया। Again we'll start the central idea in a same way as we started before। बस आपको पोएम और पोएट के नेम याद रखना है। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे। This is a very beautiful poem composed by जॉन बैरेमन। यह जॉन बैरेमन के द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता है। In this poem the poet tells us the grief of a boy over the loss of his ball। इस कविता में कवि हमें एक लड़के के अपनी बॉल अर्थात गेंद खोने के दुख के बारे में बताता है। The poem gives us an important message that we should not cling to the worldly things। यह कविता हमें महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि हमें सांसारिक चीज़ों से चिपक कर नहीं रहना चाहिए अर्थात सांसारिक चीज़ों से बहुत लगाव नहीं रखना चाहिए। We should have to accept the changes in life and move on। हमें जीवन में आए बदलावों को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं सिक्स्थ पोयम अमांडा का सेंट्रल आइडिया। आप इस पोयम की शुरुआत भी वैसे ही करेंगे जैसे कि अन्य पोयम्स की थी हमने। बस आप इसमें पोएट का नाम चेंज कर देंगे। दिस इज़ अ वेरी नाइस पोयम कंपोज्ड बाय, आप यहाँ पर रिटन बाय भी लिख सकते हैं, रॉबिन क्लेन। यह रॉबिन क्लेन द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छी कविता है। दिस पोयम शोज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ चाइल्ड्स डिजायर फॉर फ्रीडम and her parents control over her freedom। यह कविता एक बच्चे की स्वतंत्रता की इच्छा और उसकी स्वतंत्रता पर उसके माता पिता के नियंत्रण के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे सेंटेंसेस में सेंट्रल आइडिया है जिसे आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेवंथ पोम द ट्रीज के सेंट्रल आइडिया को। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोम्स कंपोज्ड बाय एंडियन रिच। अर्थात यह एंडियन रिच द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक है। दिस पोम शोज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। यह कविता हमें मनुष्य और प्रकृति के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। In this poem, the poetess tries to convey the message that, like human beings, trees also need freedom। इस कविता में कवियत्री यह संदेश देने की कोशिश करती हैं कि इंसानों की तरह पेड़ों को भी स्वतंत्रता की जरूरत होती है। आप यदि ध्यान से देखें तो चाहे डस्ट ऑफ स्नो हो या फायर एंड आइज हो या टाइगर इन द जू, सारी पोएम्स में एक मेन थीम हमको नेचर मिलती है। तो आप सारे पोएम्स में
मेन थीम के रूप में नेचर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी 8th पोयम फॉग का सेंट्रल आइडिया। इसकी स्टार्टिंग लाइन में आप लिखेंगे, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्मॉल पोम कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग। यह कार्ल सैंडबर्ग द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर और छोटी कविता है। इन दिस पोम द पोएट डिस्क्राइब्स द मोमेंट्स व्हेन द फॉग कम्स। इस कविता में कवि उन क्षणों का वर्णन करता है जब कोहरा आता है। The poet compares the movements of the fog with the movements of a cat. इस कविता में कवि कोहरे की गति की तुलना बिल्ली की गति से करता है। अर्थात इसमें पोएट ने कोहरे को पर्सोनिफाइड किया हुआ है और उसे एक जीवित वस्तु के रूप में व्यक्त किया है। चलिए अब देखते हैं 9th पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का सेंट्रल आइडिया। इसकी शुरुआत आप इस प्रकार से करेंगे, दिस पोम इज अ ह्यूमरस फैंटेसी कंपोज्ड बाय ऑगडेन नेस। अर्थात यह कविता ऑगडेन नेस द्वारा रचित एक हास्य कल्पना है। फैंटेसी का मतलब कल्पना। इन दिस पोम द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट appearance may be deceptive. इस कविता में कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि दिखावा भ्रामक हो सकता है। If you don't raise your voice, your merits and real values may not be recognized by others. अर्थात यदि आप अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आपकी योग्यताओं और वास्तविक मूल्यों को दूसरों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती। अर्थात यदि आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो लोग आपको महत्व नहीं देंगे। यह कविता हमें यह भी संदेश देती है कि हमें किसी के दिखावे पर नहीं जाना चाहिए या दिखावे के आधार पर किसी की योग्यता का निर्धारण नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं लास्ट पोएम फॉर एन ग्रेगरी का सेंट्रल आइडिया। इसकी शुरुआत आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ W.B. येट्स। अर्थात यह W.B. येट्स की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दैट इनर ब्यूटी और क्वालिटीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन द आउटर अपीयरेंस। इस कविता का केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार यह है कि बाहरी दिखावे की तुलना में आंतरिक सुंदरता या गुण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। The poet tells us that outer beauty may be important for humans, but only God can love humans for their inner beauty. कवि हमें यह भी बताते हैं कि बाहरी सुंदरता इंसानों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन केवल भगवान ही इंसानों को उनकी आंतरिक सुंदरता के लिए प्यार कर सकते हैं। अर्थात ओनली गॉड कैन लव ह्यूमन बींग्स ट्रूली। तो बच्चों इस प्रकार से आप इन छोटी छोटी लाइंस को याद करके अपने सेंट्रल आइडियाज़ को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इस 15 मिनट के वीडियो के माध्यम से आप क्लास 10th इंग्लिश के सारे सेंट्रल आइडियाज़ को तैयार कर सकते हैं। यह सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन नंबर 15 में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो बस इसे लर्न कीजिए और गेन करिए 3 मार्क्स। और मुझे उम्मीद है कि आपका कल का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड लक।